क्योंकि महाराष्ट्र में एक बच्ची ने, जिसका नाम अदीबा अनम है, उसने IAS क्रैक किया, UPSC क्रैक किया और 142वीं रैंक हासिल की उर्दू मीडियम से पढ़ करके। डिस्ट्रिक्ट का, जिला परिषद का जो स्कूल होता है उससे पढ़ करके, और उसके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते। तो मैं दिल्ली से उस बच्ची से मिलने के लिए गया, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए गया। नागपुर लैंड किया, नागपुर से यवतमाल गया, यवतमाल से अकोला गया, अकोला से फिर रात के 2 बजे लौट करके नागपुर आया, और नागपुर से सुबह उठ करके संगठन की समीक्षा बैठक की, बैठक करके शाम की फ्लाइट पकड़ी, फिर दिल्ली 10:30 बजे लैंड किया, सुबह के 5 बजे उठा, और उसके बाद यहाँ की फ्लाइट पकड़ करके फिर आपके बीच में हूँ, और सुबह से कुछ नसीब नहीं हुआ। तो मैं मुसलसल, मुझ तक जो बात पहुंच रही है, मेरे बस में जितना है, मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आप सब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम जब इस तरह की किसी महफिल का हिस्सा बनते हैं तो हमारे अंदर की दिल की जो बात है वो निकल के सामने आती है। लेकिन आज के दौर में अपनी सरकारों से काम करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी है जितना गैर सरकारों से काम करने के लिए मेहनत करनी है। हम सरकार बनाने के लिए तो मेहनत करते हैं, इलेक्शन टाइम में जान लड़ा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वक्त खर्च करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती, हमारा मिजाज ऐसा है, जब कौम, हम बड़े बागी लोग हैं। मैं इतराफ करता हूं, हमें बगावत पसंद है। हम एक आध बार अपनी बात कहते हैं और उसके बाद तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ। ये जो मिजाज है इसे बदलना पड़ेगा। कई बार खुद को महसूस होता है कि मतलब मैं सियासत का आदमी नहीं था, मैं तो 2019 में पॉलिटिक्स में आया। मेरी अपनी एक दुनिया थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस दुनिया में मैं, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत, बहुत शोहरत, सारा कुछ दे रखा है। लेकिन आज गलियों की खाक छानते हुए बिना खाए पिए घूम रहा हूँ। कभी कभी खुद तन्हाई में बैठ कर सोचता हूँ कि ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन अब आ गया हूँ तो 2 दिन क़याम करता चलूं। कभी कभी लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन फिर ये समझ में आता है कि यही वो दुनिया है जहां से बुनियादी मसलों के हल भी निकल लें। तो सिर्फ बातें कर लें या शायरी सुना लें या तकरीरें कर लें, लोग बहुत खुश होते हैं। यही कौम दाद देती है, पैसे भी देती है, दुआएं भी देती है, लेकिन जब बुनियादी काम करने के लिए खड़ा होइए आप ना, तो वो समर्थन और वो सपोर्ट सिस्टम नहीं जनरेट करती। सियासी लोगों की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं और हर पार्टी की अपनी मजबूरी है। रीजनल पॉलिटिक्स करने वाले उतने मजबूर नहीं है जितना नेशनल पॉलिटिक्स करने वाले मजबूर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी खड़े होकर के यहां पर भाषण दे रहे हैं तो यहां कही गई बात का नफा नुकसान केरल में हो सकता है, कश्मीर में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, लेकिन जो स्टेट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं या 1-2 पार्लियामेंट या 4-6 असेंबली की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, उनका नफा और नुकसान तो बस एक चंद जगहों तक महदूद है। तो हमारा दायरा थोड़ा बड़ा है और हमारी चीजें बहुत लिमिटेड है। एक बात यहां बहुत खुल करके कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन। अक्सर हमारे बहुत सारे रहनुमा, जिनको आप रहनुमा बनाते हैं, वो बड़े सलीके से एक बात कह करके बच लेते हैं कि पार्टी लाइन, कोई पार्टी लाइन जैसी कोई मजबूरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? वो किसी अहमद पटेल को, किसी गुलाम नबी आजाद को, किसी सलमान खुर्शीद को, किसी इमरान प्रतापगढ़ी को कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बना करके आपके बीच में छोड़ती है कि जाइए और कम्युनिटी के इश्यूज पे बात करिए। अब वो आपसे अगर कह दे कि भाई नहीं तो पार्टी ने मना किया है, पार्टी इस इश्यूज पे बोलने से मना करती है, तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं पिछले 3 साल में हिंदुस्तान का, मेरी कम्युनिटी का मसला हो, पूरी सोसाइटी का मसला हो, कंट्री का मसला हो, आज तक मेरी पार्टी ने मेरी जबान पकड़ने की कभी कोई कोशिश नहीं की। और मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई मसला ऐसा नहीं होगा जिससे मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हमें खुद में ये शऊर तो पैदा करना पड़ेगा। अब बात क्या आती है कि आपने जिनको रहनुमा बना करके पॉलिटिकल पार्टियों में छोड़ा है,
आप उनका गिरेबान कितना पकड़ रहे हैं? आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा। और उनका गिरेबान पकड़ने के लिए आपके पास क्या ऐसी कोई टीम है? हम प्रेशर ग्रुप की बात तो करते हैं, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप जिस तरह से बाकियों के पास है अलग अलग फील्ड के, हमारे यहां सब गड्ढमड हो गया है। हम ऐसे कम्युनिटी कहीं ना कहीं इश्यूज से लड़ने में फेल हुए हैं, हमें इसे तस्लीम करना चाहिए। मैं यहां नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, इस कम्युनिटी का, इस सोसाइटी का एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये बात आपसे कह रहा हूं। तो मेरी पहली गुजारिश तो यह है कि आप एक टीम फॉर्म करिए। हमारे जो एआईसीसी के प्रभारी हैं यहाँ पर पूरे स्टेट के राजू साहब, सोशल जस्टिस को लेकर उनका बड़ा काम है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के इश्यूज पर वो चूंकि कलेक्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तो बड़ी लिखत पढ़त के आदमी। एक मसला हमारे साथ बड़ा ये आ गया है कि हम गुस्से में आते हैं, महफिलों में बैठते हैं तो खूब जी भर के भड़ास निकाल देते हैं, हम उसे कागज पर नहीं उतारते। डॉक्यूमेंटेशन करना हमने छोड़ दिया है। खुदा के लिए मेमोरेंडम बनाइए, अपनी चीजों को कागज पर उतारिए और कागज पर उतार के 10 लोग ऐसे लेकर के लोगों से मिलना शुरू करिए। मैं आज यहां बहुत बड़े खुल के एक बात बता रहा हूं। जब ये वक्त का इशू आने वाला था तब तक बिल आया नहीं, तो हिंदुस्तान की बड़ी तंजीम ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात कराइए, मैं बात करनी है। बड़े हक के साथ मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने वक्त दिया कि आइए हम 20-25 मिनट बैठेंगे। हम तकरीबन 15 लोगों का डेलीगेशन लेके गए, जिसमें बड़े दानिश्वर, बड़े मजहबी रहनुमा थे। मैं बीच में मीडिएटर था, मैं लेके गया। आप यकीन जाने कि तकरीबन 50 मिनट कांग्रेस प्रेसिडेंट बैठ के उन सबकी बात सुनते रहे, मैं भी सुनता रहा। मेरी ही समझ में नहीं आई कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट क्या समझ पाते। हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम क्या पॉइंट वाइज अपनी बात रख पा रहे हैं। हम जब बोलना शुरू करते हैं, हम जब बातें रखना शुरू करते हैं, तो हमारी शिकायतों का पिटारा खुलता है, तो फिर उसमें मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो प्लीज नोट डाउन करिए। अभी जो 2-3 मसले हैं झारखंड के, वो एक मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा मसला है, उर्दू एकेडमी एक बड़ा मसला है, मदरसा बोर्ड एक बड़ा मसला है। अभी इटकी की सभा खत्म होने के बाद मैं सीधे सीएम के पास गया था और तकरीबन 1 घंटे मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। और मॉब लिंचिंग के बिल को लेकर के मैंने बड़ी मजबूती से, और क्योंकि मैं पहले भी उनसे ये बात कर चुका था, पिछली बार जब इस सरकार से पहले जब मैं आया था यहाँ चेयरमैन बनने के बाद, तो मैं उनसे मिला था और मैंने उस बिल की बात की थी, मॉब लिंचिंग के बिल के लिए। आज भी मेरी बहुत डिटेल में बात हुई। आज जो अभी जामताड़ा के पास एक मिराज नाम है शायद उस बच्चे का, जैसे पुलिस थाने में कस्टोडियल डेथ हुई है उसकी, मैंने उसकी भी बात उनके सामने रखी और उन्होंने भी ये माना कि झारखंड के लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जो आदिवासी, मुस्लिम, दलित के जो कॉम्बिनेशन चुनावी दिखा है ना, उससे जो भारतीय जनता पार्टी की पूरा जो तंत्र है ना, वो उसको कैसे तोड़ सके, इस मुहिम पे काम कर रहा है। इसलिए ये सब बहुत सारी चीजें और दिख रही हैं एक बार। तो मैंने उनसे कहा ये कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, तो कंट्रोल करिए, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करिए और ये बिल आ जाए। अगर ये बिल आ जाता है उसके बाद मुझे लगता है कि अपने आप एक मोरल दबाव बन जाएगा ऐसी भीड़ के ऊपर कि इस तरह की घटनाएं ना करें। तो उन्होंने, मंजूर साहब भी हमारे साथ थे, जिनल जी भी थी, हमारी शिल्पी जी मिनिस्टर जो है वो भी साथ थी। तो उन्होंने हम सब से वादा किया है कि बहुत जल्दी हम उस बिल को फिर से, जो उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स करने हैं, जो कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, वो ऐड करके हम फिर से गवर्नर के पास भेजेंगे। ये उन्होंने आज अभी 1 घंटे पहले मुझसे वादा किया। मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी, ये 2 बहुत अहम पॉइंट है जिन पर काम करने की जरूरत है।
मैं वादा करता हूं कि मैं जा करके राहुल जी से भी इस मुद्दे पे बात करूंगा और अपने प्रभारी के राजू जी से भी बात करूंगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दे रखे जा सके। एक और गुजारिश आप सबसे करनी, हम जिन दरख्तों को बोते हैं, रोपते हैं, हम उससे तुरंत फल की भी उम्मीद करते हैं और तुरंत साये की भी। और जब हमें कुछ दिन में समझ में आता है कि फल नहीं मिल रहा है, साया नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले कुल्हाड़ी भी हम ही चलाते हैं, हम गैरों का इंतजार नहीं करते। मैं कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सांसद हूं। पिछले 3 साल की मेरी आप पूरी पार्लियामेंट्री जो मेरी लाइफ है उसको उठा के देख लें। स्टूडेंट्स के फीस से लेकर के और वक्त के बिल तक कोई भी मसला ऐसा नहीं होगा जिस पर मैं कोशिश करके बात नहीं कर रहा हूं और हुकूमत की आंख से आंख मिला के बात कर रहा हूं। 7 फीट 8 फीट की दूरी पर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, होम मिनिस्टर साहब बैठते हैं और मैं सीधे उनकी आंख से आंख मिला के बात कर रहा हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई रोकता नहीं है, सपोर्ट करते हैं। तकरीर सुनने के बाद सोनिया जी सपोर्ट करती हैं, राहुल जी सपोर्ट करते हैं। अभी वक्फ का बिल आया तो आप मतलब ये बात में बताते हुए मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि रात के 2:30 बज रहे थे जब वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ राज्यसभा में। लोकसभा में जब प्रोसेस शुरू हुआ तो आपको रात के 2:30-3 बजे राहुल गांधी बैठे हुए मिले। सोनिया गांधी जी बीमारी की हालत में, हम सबको लग रहा था कि वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि तबीयत खराब रहती है, लेकिन रात के 2:30 बजे मैं मौजूद था और वो बेचारी रात के 2:30 बजे आई और जब तक फिर कार्रवाई चली बैठी रही, अगेंस्ट में वोट किया। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो मुल्क के सेकुलर फैब्रिक को बचाने की हर लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं और लड़ते हैं। स्टेट लेवल पे कहीं कुछ मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे लोग, हाँ हम मानते हैं, शिव जी की बारात है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते, हमें भी नहीं देखना चाहते, लेकिन हम डटे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि चतरा में मेरी मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, मैं डटा रहा। वक्त मुश्किल है, दौर मुश्किल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लड़ना भी हमें आपको पड़ेगा, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि पूरी दुनिया में एक राइट विंग पॉलिटिक्स के उभार का दौर है। हिंदुस्तान हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो या बाकी जगहों पे एक राइट विंग पॉलिटिक्स का, एक्सट्रीम पॉलिटिक्स का एक उभार का दौर है। ये बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मेरा अपना मानना है कि इसकी उम्र 20-25 साल होती है, 20 साल के आसपास, फिर ढलान 15 साल के बाद ढलान शुरू हो जाता है और धीरे धीरे खत्म होते हैं। वो तूफान से अब ढलान की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हुकूमत, आपको याद होगा आप कर्नाटका में हर दिन सुनते थे ना, आज हिजाब पहनकर गई हुई बच्ची को हटा दिया गया, स्कूल से रोक दिया गया, एग्जाम देने से रोक दिया गया, ये कर दिया गया। सरकार ने आने के बाद कोई जियो नहीं लाया, सरकार ने कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर पास नहीं किया, बस सरकार बदली, वो सारे कुकुर मुत्ते किस बिल में घुस गए आपको पता भी नहीं चला। आज इस तरह के केसेस नहीं सुनाई पड़ रहे क्योंकि सिस्टम बदला। लोगों ने एज ए कम्युनिटी एक मैकेनिज्म डेवलप किया, खड़े हुए, अपनी सरकार से मुतालबा किया और काम करवाया। 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है आप कहो तो बात न सुनी जाए। मैं आपकी एक ताकत हूं, छोटी ताकत हूं, अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल में बड़ी ताकत बनूंगा इंशाअल्लाह। अब आपको जहां भी मेरी जरूरत महसूस होती है, रांची से मेरा जज्बाती रिश्ता है, झारखंड से मेरा जज्बाती रिश्ता है। मुझे याद है चाहे वो तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हो, अलीम अंसारी का मसला हो, और भी 1-2 यहाँ के मसाइल रहे हैं। जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी न सिर्फ मैं राजभवन में आया था, जबकि मैं उनके घरों पे जा करके जितना पैसे से मदद हो सकती थी वो सब करके मैं मुसलसल यहाँ के इश्यूज पे, क्योंकि मैं मॉब लिंचिंग के इश्यूज पे पूरे हिंदुस्तान में लड़ता रहा हूं। हमने जब हाफिज जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई थी तो 2017 में जंतर मंतर पर एक अनूठा एहतजाज किया था। हमने लहू बोल रहा है नाम से ब्लड डोनेट किया था प्रोटेस्ट के तौर पर कि हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, हम इसे दान करते हैं
ये सेना के जवानों के काम आएगा, किसानों के काम आएगा। और हमने एक दिन में 2800 यूनिट ब्लड डोनेट किया था। उन्होंने आपको मारने के तरीके बदल दिए, आपको भी लड़ाई के तरीके तो बदलने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन से रिलेटेड बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जिलानी साहब ने, उसमें बहुत सारी बातें सच हैं कि अगर सेवा दल फिर से एक्टिव हो जाए तो बहुत सारी चीजों के मसाइल हल हो सकते हैं। मैं आपकी ये बात लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा। अभी मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन हूं और यहां मंजूर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मंजूर साहब यकीनन बहुत मजबूती से, मैं ये मानता हूं कि देश भर में हर स्टेट में मेरे जितने भी स्टेट चेयरपर्सन हैं उसमें मंजूर साहब हर तरह से मजबूत हैं, दिल से भी मजबूत हैं, अल्लाह ने नवाजा भी है इनको और जज्बा भी है इनके अंदर। अभी जो बोकारो में मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें इन्होंने लड़ करके, बैठ करके, धरना दे करके एफआईआर करवाया। तो ये जज्बा तो है। शहजादा अनवर साहब भी आपके मुद्दों पे लड़ते रहते हैं और जब भी ये मेरे पास दिल्ली आए तो अगर हमारे साथ ये 25 मिनट 30 मिनट बैठे तो उसमें यहाँ के अक़लियतों के जो इश्यूज हैं उस पर हम 20 मिनट 22 मिनट बात करते रहे। 2-4 मिनट ही हमारी कोई व्यक्तिगत बातचीत हुई हो। अपने लोगों को थोड़ा मजबूत करिए। मतलब मैं एक बहुत इशारतन आपसे एक बात कर रहा हूं। मसला क्या होता है ना, आपका कोई नेता आपके मुद्दे पे पार्टी से, हुकूमत से लड़ पड़े, बाद में पीछे पलट के देखता है तो लगता है कि अरे कोई है ही नहीं। और हमारे गांव को लगता है कि चलो बेटा पहली बार सही से फंसे हो, अब झेलो। होता है ना, ये थोड़ा दूर करिए। किसको सपोर्ट करते हैं, किसको वोट देते हैं, ये ठीक है, ये पर्दे के पीछे की बात। लेकिन जहां आपको लगता है कि सामाजिक